स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। टॉपर की ये पहचान होती है कि जब परीक्षा करीब आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं। वही मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भूगोल में आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। पेपर पैटर्न हूबहू ऐसे आपको देखने को मिलेगा और हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो पर्यावरण के निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं एलन सी सैंपल हैं, टेलर हैं, रटजल हैं या विडॉल्डी ब्लास हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण निश्चयवाद इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रटजल हो जाएगा। मानव भूल के जो जनक है वो रटजल को माना जाता है और ये निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। यू यूएनईपी या फिर यूएनडीपी या फिर यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा यानी एचडीआई इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में और ये यूएनडीपी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा बात तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या फिर जैन। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा मुस्लिम दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। नेक्स्ट है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है ये चेन्नई में, गुजरात में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। आपको बता दें कि यहाँ पे अंकलेश्वर दिया है तो यहाँ पे चेन्नई राजधानी है, कोलकाता राजधानी है, मुंबई राजधानी है, लेकिन गुजरात यहाँ पे एक राज्य है तो आपका इसमें राइट आंसर जो है गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भरमौर क्षेत्र को कब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित किया गया। तो 1964 में, 1984 में, 1975 में या फिर 1994 में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1975 में जो है अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाई गई थी। 2003 में, 2005 में, 2007 में या फिर वर्ष 2009 में। तो राष्ट्रीय युवा नीति सर्वप्रथम 2003 में जो है अपनाई गई थी। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है खनन, व्यापार, अध्यापक या दुकानदार। तो इसमें जो खनन है ये आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। व्यापार जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा जो है अध्यापक भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और दुकानदार भी सर्विस यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी आपके ये तीनों तीसरे जो है क्रियाकलाप में आ जाएंगे, बाकी ऊपर वाला जो है खनन आपका प्राथमिक में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैंपल या फिर रटजल। इसमें सही जवाब हो जाएगा मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। इसमें ध्यान रखेंगे अपने महबूब का, ठीक है, महबूब का नाम ध्यान रखेंगे। माँ से मानव विकास सूचकांक, माँ से महबूब हो जाएगा महबूब उल हक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्न की, जिसका जो है उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको लिखना होगा और 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखिए, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए, सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, जल संभर प्रबंधन शब्द का जो है उसको परिभाषित कीजिए, नीले कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। आइए सिंपल साधारण शब्दों में उसका जो है उत्तर समझने का प्रयास करते हैं और आपको आसानी से याद करवा देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
तो यहाँ पे ले सकते हैं हेरी बना के, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आप यहाँ पे कर देंगे, इसको बॉक्स में कर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, तो 26 में क्या करता है, 26 में यही क्वेश्चन यहाँ पे ये अति में पूछा गया है, अति लघु में पूछा गया है, जब 26 में पूछेगा तो इसे लघु में कर देगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा और फिर आप जो है कंफ्यूज में पड़ जाते कि भाई ये कहाँ से आ गया, कैसे घुमा दिया क्वेश्चन। तो आपको समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उसका उत्तर कैसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा है प्रादेशिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो कुछ तो प्लानिंग आपने किया होगा, कुछ आपने योजना बनाया होगा, चाहे उसे नियोजन कहें या योजना कहें, बात एक ही है। ठीक है, आगे इसके सेंटेंस लिखा है प्रादेशिक, यानी जो हम योजना बनाए हैं वो किसी प्रदेश के स्तर पर बनाए हैं, यानी प्रदेश में जो भी संसाधन है, जो भी वहाँ पे विकास करना है, किस प्रकार से करना है, उसके लिए पहले एक योजना बनानी है, उसके लिए पहले एक प्लानिंग करनी है। जिस योजना के तहत हम उस कार्य को करेंगे उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ये सिंपल आसान वर्ड है जो आप आसानी से समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे यहाँ पे कि प्रादेशिक नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग का उद्देश्य किसी क्षेत्र के संसाधनों और विकास के संतुलित रूप से प्रबंधित करना है, यानी उस क्षेत्र में कितने संसाधन हैं और कैसे उस संसाधनों से विकास होगा उसका क्या करना है, पूरा मैनेजमेंट करना है। प्रबंधित मतलब मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से उसको हम लोग अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। क्यों जरूरी है, तो यहाँ में संतुलित विकास हो। संतुलित विकास का मतलब पूरा बराबर विकास हो, अच्छे तरीके से विकास हो, कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो, ये अलग अलग जो भावनाएं होती है, जो विचार होते हैं, सब कुछ संतुलित हो, यानी सब कुछ बराबर हो, संसाधन सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा अत्यधिक शहरीकरण को रोकना। अत्यधिक शहरीकरण को रोकना ये है कि ज़्यादा अगर शहरीकरण होंगे तो कहीं न कहीं तापमान बढ़ेगा और असुविधाएं बढ़ेंगी, बहुत सारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी, तो बहुत सारी दिक्कतें और आगे भविष्य में आ सकती हैं। इसीलिए ये दोनों काम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि चाहे आप ये दोनों पॉइंट ही लिख दीजिए तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और चाहे आप परिभाषा लिखिए तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन लघु में पूछता है तो आप पूरा अच्छे से लिख के आप बढ़िया पूरा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र है उनका नाम बताइए। तो नाभिकीय जो ऊर्जा होती है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेगा कि परमाणु ऊर्जा क्या है, ठीक है, या फिर आणविक ऊर्जा क्या है। तो तीनों आंसर एक ही होगा, चाहे परमाणु ऊर्जा पूछे चाहे आणविक ऊर्जा पूछे, सब बात एक ही है। ठीक है, इसमें लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु नाभिक के विखंडन और संलयन से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये तो होगी सिंपल इसकी परिभाषा, और मैं आपको और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं एक लड़की है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए लड़का लड़के में प्रेम है, मोहब्बत है, प्यार है, ठीक है, तो होगा क्या, जब एक दूसरे से ये जुड़ेंगे यानी प्रेम होगा, तो कहीं न कहीं इनमें एक एनर्जी रिलीज होगी। भाई प्रेम होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अपने आप में एक दूसरे को समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पे जब प्रेम होगा तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर होती है, तब भी कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर मिलती है। ठीक है, अब भाई प्रेम हुआ है, इसके बाद कभी न कभी बेवफाई तो जरूर होगा, बीच में विखंडन होगा, तो दोनों एक दूसरे से जब अलग होंगे तब भी कुछ न कुछ ऊर्जा निकलेगी, यानी दुख होंगे, जो है परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, तो कहीं न कहीं जब मिलते हैं तब भी कुछ न कुछ होता है, और जब बिछड़ते हैं तब भी कुछ न कुछ होता है। तो वही बात आप यहाँ समझ लीजिए कि 2 सेंटेंस लिखा गया है, एक विखंडन है, एक संलयन है। जब दोनों आपस में मिलेंगे, संलयन का मतलब मिलना, जब आपस में दोनों मिलेंगे
तो कुछ न कुछ होता है, प्रक्रिया होती है। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एनर्जी बनती है, और जब विखंडन होते हैं, जब अलग होते हैं, टूटकर अलग होते हैं परमाणु, तब भी कुछ न कुछ ऊर्जा निकलती है। तो दोनों प्रक्रिया में ऊर्जा बनती है, इसीलिए यहाँ से नाभ की ऊर्जा बन जाती है और फिर जो है वो बिजली के काम में आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि इस एज में ऐसा होता है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि भारत में नाभ की ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, तारापुर है, कुडनकुलम है, कैगा है, नरौरा है, रावत भाटा है, कल्पक्कम है। आपको बता दें कि यहाँ से मानचित्र में भी क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दें, आप भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला आपको यहाँ पे जो भारत का पहला परमाणु जो ऊर्जा है यानी नाभ की ऊर्जा संयंत्र है, ये आपके बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो जवाब होगा तारापुर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा कुडनकुलम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में दो है, एक कल्पक्कम भी है। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, एक लड़की है और एक लड़का है। अब इस लड़के का जो नाम है, लड़के का नाम है रावत, ठीक है, इस लड़के का नाम है रावत, और इस लड़की का नाम है तारा, तारा, ठीक है। अब दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, तो तारा जो है वो रावत से बोली, तारा रावत से बोली कि मिलने नहीं आ रहे, कहीं आके मिल लिया करो, बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई है। तो तारा रावत से बोली कि कल पक्का मिलेंगे, कल पक्का मिलेंगे। बोली मेरे लिए क्या लेकर आओगे, तो बोली तुम्हारे लिए ना परौरा लेकर आएंगे। परौरा, परौरा का मतलब परवर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो है परौरा लेकर आएंगे, परौरा में परवर, परौरा लेकर आएंगे और कांकर लेकर आएंगे, और कांकर लेकर आएंगे। तो ये छोटी सी जो कहानी है, इसी में जो है आपको समझना है। कल पक्का मिलेंगे, ये कह रहे कि कल पक्का मिलेंगे, तो देखिए कल पक्का मतलब कल पक्कम हो जाएगा, ठीक है। रावत मतलब रावत भाटा हो जाएगा, देखिए रावत भाटा हो जाएगा। तारा हो जाएगा तारापुर हो जाएगा, ठीक है। नरौरा एज ए परौरा, परौरा एज ए नरौरा, देखिए यहाँ पे लिखा है। और काकरा यानी काकरा पारा हो जाएगा, इसमें काकरा पारा नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक नाम हो जाएगा काकरा पारा। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और काकर लेकर आएंगे। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और काकर लेकर आएंगे। ऐसे दोस्तों आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, आगे बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि क्वेश्चन मैंने जो है थोड़ा सा लॉन्ग में लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा शॉर्ट में, आप सिर्फ दो नाम इसमें से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण की प्राकृतिक कारण बताइए। जो जल प्रदूषण है उसका प्राकृतिक कारण क्या होता है, कैसे प्रकृति के द्वारा प्रदूषण होता है जल। तो देखिए, जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोतों में अवांछित तत्व घुल जाते हैं। अवांछित तत्व का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास जो है, एक गिलास पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें जो है कोई जाके उसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल दे या उसमें जाके बालू डाल दे, तो वो बालू और मिट्टी क्या अवांछित तत्व है, जिससे पानी को दूषित कर देते हैं। और वही पानी का दूषित होना, पानी जो होता है जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन, जब मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी के कटाव से जो है पानी में मिट्टी घुल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। जब कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारे राख, गैसें, अन्य चीज़ें निकलती हैं, तो उससे जो है जल प्रदूषण होता है। तो ये प्राकृतिक कारण माना जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, सतत पोषण विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सतत पोषण विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण किया जा सके, उसे सतत पोषण विकास कहा जाता है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो बस आप इतना समझिए कि मान लीजिए आप, ये वर्तमान की अवस्था है, ठीक है, आप सभी की वर्तमान की अवस्था है। आप जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर उस संसाधन का उपयोग कर लेती है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। सिंपल परिभाषा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है कि जल संभर प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। तो जल संभर प्रबंधन में लिखेंगे, जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट जल स्रोतों का संरक्षण और सतत प्रक्रिया है जिससे जल उपलब्धता सुधारा जा सकता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो जल संचयन, भूजल पुनर्भरण करना, नदियाँ तालाबों, जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, झीलों का संरक्षण करना है ताकि हम जल को अच्छे से
से बचा सकें। जल संभर प्रबंधन का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अपने बारिश हुआ, बारिश के पानी को किसी टैंक में जो है जमा कर लिया और फिर उस पानी को जो है आप अपने कपड़े धोने में या फिर घर की साफ सफाई या फिर गाड़ी की धुलाई या फिर अन्य कामों में ले रहे हैं, तो इसे हम जल संभर प्रबंधन कहते हैं, क्योंकि जल को यहाँ पे बचाने या फिर उसे मैनेजमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, नीले कलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो नीले कलर में यहाँ पे देख पाएंगे, नीले कलर श्रमिक जो होते हैं वे श्रमिक होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो कारखानों, निर्माण स्थलों या फिर मशीनों में जो है संचालन करते हैं, यानी ये द्वितीय क्रिया में शामिल होते हैं, जो कारखानों फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे है नेक्स्ट, यहाँ पे पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती वह आवासीय क्षेत्र होती है जो ग्रामीण क्षेत्र से स्थित होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होता है, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। इसमें जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है इनका, जैसे नगड़ा है, नल्ला है, पाली है, पल्ली है, इस प्रकार से इनका नाम दिया जाता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है, आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं, छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं दूर दराज गाँव में, उसी को पल्ली बस्ती के नाम से जानते हैं, ये स्थानीय नाम है। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन शुरुआत होता है लघु उत्तरीय का, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लगभग देना है। 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। और है गहन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र में अंतर बताइए, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर बताइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान जुड़ी समस्याओं के बारे में उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों को बता दें, क्वेश्चन एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो पिछले सालों में पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता है, उत्तर वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा और आपसे क्वेश्चन अगले साल पूछ लेता है। तो तैयार हो जाइए इसका उत्तर जानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अब भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण देना है, तो उसमें लिखना है जो है अभ्रकनी, इसे माइका बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग विद्युत कार्यों, जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है और औद्योगिक उत्पादों में इसका जो है उपयोग किया जाता है। भारत में अभ्रक उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो यहाँ भारत के झारखंड, बिहार में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। हालांकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी महत्वपूर्ण खनन इसके कार्य किए जाते हैं। यह खनिज भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो खनन क्षेत्र हैं इसको लिख सकते हैं, जैसे कि झारखंड में है, झारखंड में है सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन गिरिडीह और कोडरमा में, हजारीबाग में होता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उत्पादन होता है। बिहार में गया और नवादा जिले में खनन उत्पादन होता है। राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर उच्च गुणवत्ता वाली अभ्रक वहाँ पे मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर जिला जो है काफ़ी फेमस है अभ्रक उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यहाँ पे कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभ्रक कहाँ कहाँ जो है उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, करा कि मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, मानव के प्राकृतिकरण को परिभाषित कीजिए। आपको बता दें यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है कि संभववाद किसे कहते हैं। ठीक है, संभववाद जो है किसे कहते हैं ये आपसे पूछ लेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा और आपसे अगली साल पूछ लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है। इसको समझेंगे कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को मानव की प्रकृतिकरण कहा जाता है। इसे संभववाद भी कहा जाता है। यानी इसमें कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति जो है, जो प्रकृति है वो मानव के सामने एक तरह से कुछ भी नहीं है, मानव ऐसा मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। 2 लाइन यहाँ पे और समझेंगे, जैसे कि मानव का प्राकृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके उस अपने अनुकूल वातावरण बना लेता है। यानी मानव काम करता है, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है और मानव सर्वशक्तिमान बन जाता है।
इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था, शाकाहारी और संग्राहक था, ऐसा समाज माना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन उपयोग करके जो है मानव सर्वशक्तिमान बन गया। आगे है कृषि, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, प्राकृतिकरण की जो है प्रक्रिया को तेज किया है। नदियों पर बांध, जंगल की कटाई, शहरीकरण आदि इसके उदाहरण माने जाते हैं कि मानव ने सब कुछ आसान बना दिया है। हालांकि अतिदोहन से पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें मानव सर्वशक्तिमान होता है और अपनी संभावनाएं खुद विकसित करता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसे आप कहानी की तरह लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर बताइए। तो गहन निर्वाह और यहाँ पे विस्तृत वाणी, आप चाहें तो इसको ऐसे डिवाइड करके आप यहाँ पे एक एक करके आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं परिभाषा। परिभाषा में गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें किसान छोटे भूखंड पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए पारंपरिक आधुनिक तकनीकों का मिश्रण उपयोग करते हैं। यानी गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि जब अपने जमीन पर छोटा सा जमीन हो उस पर अधिकतम उत्पादन, गहन मतलब ज़्यादा उत्पादन, घना उत्पादन, अधिक उत्पादन किया जाए तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जब बड़े खेतों पर जो है श्रम के साथ मशीनों द्वारा अनाज उत्पादन होता है तो उसे हम जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। ये तो बात होगी सिंपल इसकी परिभाषा की। अब आइए इसके अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं कि क्षेत्र और भूमि का उपयोग कैसे होता है। तो गहन निर्वाह कृषि में छोटे खेतों पर अधिक जो है उत्पादन पर जोर दिया जाता है, लेकिन विस्तृत जो कृषि होती है इसमें बड़े भूखंडों पर खेती की जाती है और उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कम होता है। आगे इसमें प्रमुख फसलों की बात करें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो गहन निर्वाह कृषि में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें ये सब होती हैं। और विस्तृत जो कृषि होती है इसमें गेहूं, मक्का, जौ, ओट्स ये सब होती हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे तकनीकी की बात करें तो तकनीकी में गहन निर्वाह कृषि में श्रम प्रधान ने ज़्यादातर मजदूर काम करते हैं, पारंपरिक उपकरण जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। लेकिन जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है उसमें अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह का। ठीक है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे अंतर में पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। प्राथमिक गतिविधि में लिखेंगे कि वे गतिविधियाँ या वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करते हो या उससे संबंधित हो उसे प्राथमिक गतिविधि कहा जाता है। और यहाँ पे जैसे द्वितीयक है तो वे गतिविधियाँ जो कच्चे माल को प्रसंस्करण करके उपयोगी बनाया जाता है। इसको और सिंपल सरल शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि जो प्राथमिक क्रिया होती है उसी को दूसरे उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। जैसे प्राथमिक क्रिया में यहाँ पे कपास उत्पादन हुआ, ठीक है, और फिर द्वितीय क्रिया में कपास से अगर कपड़ा बना दिया जाए तो उसे हम द्वितीय क्रिया या द्वितीय गतिविधि कहते हैं। तो दोनों को रिलेट करके आप ऐसे परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे है अगले पॉइंट में लिख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर प्राथमिक गतिविधि की बात करें तो उसमें कृषि है, मत्स्य पालन है, खनन है, वानिकी है, ये सब इसके अंतर्गत होते हैं। और अगर द्वितीय गतिविधि की बात करें तो उसमें निर्माण उद्योग होता है, कारखाने में उद्योग होता है, ऊर्जा उत्पादन, ये सब जो है आपके द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संसाधनों का उपयोग बताइए। संसाधनों का उपयोग में बताना है कि प्राथमिक जो गतिविधि होती है वो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। और द्वितीय गतिविधियां में लिखेंगे कि इसमें प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं उनसे कच्चे माल तैयार करके और उससे उत्पादन में बदला जाता है। जैसे जो है कपास हुआ, कपास से कपड़ा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कपास से कपड़ा बनना, ये आपका द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है श्रम और तकनीकी। श्रम और तकनीकी में इसमें लिखेंगे कि श्रम प्रधान और कम जो है यंत्रीकृत होता है, यानी इसमें जो है जो मेहनत मजदूरी होती है वो ज़्यादा लगती है। इसमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। आर्थिक महत्व में क्या लिख सकते हैं, इसमें प्राथमिक गतिविधियां में लिख सकते हैं कि जीविका आधारित ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख होते हैं। और ये जो है इसमें लिखेंगे द्वितीयक में कि इसमें औद्योगिक शहरी विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र हैं वो भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहीं द्वितीय गतिविधि की बात करें तो यहाँ पे अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, चीन है, यहाँ पे औद्योगिक विकास
विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो कारण में आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे है जन्म दर है, जन्म दर में लिखेंगे कि जन्म दर अधिक होगा तो भाई जनसंख्या ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। मृत्यु दर में कमी होगी, यानी जन्म ज़्यादा हो रहा है मृत्यु कम हो रही है, तो ये भी जनसंख्या का कारण है। कृषि पर निर्भरता, यहाँ पे आगे पॉइंट है कि अत्यधिक श्रम शक्ति आवश्यकताओं के कारण भी बड़े परिवार की आवश्यकता होती है। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग परिवार होते हैं, वो अपनी श्रम शक्ति जो है लगाते हैं कृषि पर, और फिर उसके बाद जो है कहें कि वो निर्भर होते हैं उसी पर, उसी से पूरी जीवन यापन चलती है उनकी, तो उसका भी कहें कि कारण माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक परंपराएं या धार्मिक कारक हैं। कुछ समुदाय में अधिक बच्चे जो है वो परंपरा मानते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तभी जो है उनका वंश आगे अच्छे से सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षा और जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। जनसंख्या नियंत्रण उपाय होता है, जनसंख्या नियंत्रण उपाय को अनदेखा करके जो है लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है शहरीकरण और प्रवासन। शहरीकरण और प्रवासन का मतलब ये है कि रोजगार के अवसर के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वहाँ भी जनसंख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट हैं, आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान, निपटान का मतलब होता है प्रबंधन करना, ठीक है, निपटान में प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसमें लिखेंगे कि नगरों में, शहर में जो कूड़ा करकट फैला होता है उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अपर्याप्त अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, यानी कचरे के निपटान के लिए जो है आधुनिक सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट अत्यधिक जनसंख्या दबाव, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है तो कचरे भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है खुले में कचरे फेंकना, उचित पुनर्चक्रण और निपटान प्रणाली अभाव देखने को मिलती है। शहर में जो है लोग रोड पे ही, सड़क पे ही जाके अपना कचरा फेंक देते हैं, घर के सामने कचरा फेंक देते हैं, कहीं जहाँ पाएंगे वहाँ कचरा फेंक देंगे, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अपशिष्ट पृथक्करण की कमी, यानी जो गीले और सूखे कचरे होते हैं इनको अलग अलग जो है रखना चाहिए, अलग अलग डब्बा होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए जहाँ पे रखा जाए। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कहीं कहीं कचरों पर, जो कचरे का डब्बा होते हैं उसमें लिखा रहता है गीले कचरे, सूखे कचरे लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग रखना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है कि जल एवं वायु प्रदूषण, जो कचरा होता है वो जल स्रोतों से बहकर वायुमंडल में भी चला जाता है, उससे दूषित हो जाते हैं, तो जल प्रदूषण वायु प्रदूषण दोनों फैलता है। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन की अक्षमता, मतलब कि जो नगर निगम होते हैं या फिर जो अन्य लोग होते हैं तो उनका क्या होता है कि अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही होती है जिसके कारण कचरा फैला रहता है, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का जो है विवेचना कीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का विवरण दीजिए, और ऐसे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्वेश्चन है, और भारत में जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ठीक है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो उसमें इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसमें 3 अवस्थाएं होती है, इसमें होती है प्राथमिक, इसमें होता है द्वितीयक और इसमें होता है आपका तृतीयक। इसमें जो प्राथमिक होती है इसमें इस प्रकार से यहाँ पे उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर होती है, और दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है, तीसरे में जाके ये पूरा ऐसे कम हो जाता है। तो आप इसे डायग्राम बना सकते हैं, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में तो सिंपल आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप दोस्तों इसे तैयार कर लेना। बात कर लेते हैं मानचित्र वाले प्रश्न की। मानचित्र में आपका जो है यहाँ पे 2 मानचित्र पूछा जाएगा, एक भारत के लिए रहेगा, दूसरा वाला संसार के लिए रहेगा, ठीक है। दोनों भर को आपको दिखाएंगे कैसे मानचित्र आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थिति को दिखाइए और उनका नाम भी लिखिए। तो मानचित्र में सही स्थान भरने का और सही नाम लिखने का आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, तब जाके पूरा नंबर आप पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इस प्रदेश का तेल शोधन कारखाना भरना है। इस तेल
इस प्रदेश का तेल शोधन कारखाना जो है वो आपका मथुरा हो जाएगा। और मथुरा जो है कहाँ पे है, यूपी में है। तो मानचित्र में ऐसे सादा मानचित्र आपको मिलेगा। कैसे भरेंगे, तो देखिए एक लैंडमार्क है, ये नेपाल है। जो गड्ढा वाला भाग देख रहे हो आप, ये नेपाल है। नेपाल का जो आधा हिस्सा ये यूपी का है और आधा हिस्सा आपका ये बिहार का सीमा साझा होता है। तब यूपी में आपको मथुरा भरना है, तो आप यहाँ पे जो है ऐसे गोला बना के यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोला बना के यहाँ लिखिए मथुरा, यहाँ लिखिए मथुरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट आप लिख दीजिए। बस ऐसे ही भर दीजिए, पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। सही नाम सही जगह आप लिख देंगे, पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भरते हैं मानचित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा वाला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ज़्यादा पूछ ले तो ज़्यादा में आपका बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में अगर ज़्यादा पूछ ले तो बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि मैंने अभी आपको बिहार को बताया है, यानी इस साइड में क्या है, बिहार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे लिखिए अरुणाचल प्रदेश। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो आप एरो बना दीजिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिख दीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर लिखेंगे ताकि पता चले कि किस जो है किसका आंसर आपने लिखा है। और एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप भर रहे हैं नाम, तो 2 पेन से भरिए। जैसे कि आप यहाँ क्या करिए, जैसे काला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लखनऊ भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे काला कर दीजिए। ठीक है, काले पेन से काला कर दीजिए गोला बना के, और फिर यहाँ पे लिखिए लखनऊ ऐसे। ठीक है, लखनऊ लिखिए। और जब यहाँ पे आप लखनऊ ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो उसी काले पेन से ये मान लीजिए फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, साफ सुथरा मानचित्र आपको भरना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए नीचे से जो है नीचे से ऐसे आएंगे, ये केरल हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, तो आपको यहाँ भरना है कर्नाटक। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से गोला कर दीजिए और यहाँ पे काले पेन से लिख दीजिए कर्नाटक। ठीक है, आप नीले पेन से काला पेन से दोनों पेन से लिख सकते हैं, कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बस ऐसे काम कर देंगे, पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि एक कोयले का प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो कोयले का प्रमुख क्षेत्र जो है यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि क्षेत्र पूछा है, तो झारखंड का जो है झरिया जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का झरिया। अब आपको झारखंड समझना है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको मैंने बताया कि ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो बिहार के जस्ट नीचे है। ठीक है, जस्ट नीचे है झारखंड। तो अगर ये बिहार है, ठीक है, बिहार है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे झारखंड होगा। तो यहाँ पे आप भर दीजिए झरिया भर दीजिए। ठीक है, यहीं पे झरिया भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपके सामने 5वां है कि उड़ीसा की राजधानी आपको भरना है। एक राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, तो उड़ीसा की राजधानी भरना है। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया बिहार, इसके नीचे बताया मैंने आपको यहाँ पे जो है झारखंड बताया है, यहाँ पे झारखंड, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे समुद्र के तट पर आपको उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भरना है। इसके बाद आता है संसार का मानचित्र। संसार के मानचित्र में आपको भरना है, मानचित्र आपको मिलेगा। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब तो भारत हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है वो आपका अभी चीन ही दिया गया है। तो चीन भरेंगे आप मानचित्र में। सादा मानचित्र ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भारत है। ठीक है, ये लैंडमार्क है भारत, और भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे चीन है। और चीन जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे चीन लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए इसका। ठीक है, ऐसे भर देना है। आगे यहाँ पे है, ये हो गया। नेक्स्ट है यूरोप में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो जवाब होगा नॉर्वे हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में। और यहाँ पे यूरोप और विश्व का दोनों हो जाएगा। तो यूरोप है कहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाएंगे जो ये टर्निंग पॉइंट देख पा रहे हैं अपने, ये टर्निंग पॉइंट ऐसे ही आपको ऐसे इस प्रकार से ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे हुआ मुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो समझ लेना कि यही जो है आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला वही आपका नॉर्वे है। उसमें 3 देश आते हैं, ऊपर सबसे जो है नॉर्वे है। तो यहाँ पे इसे गोला बना देंगे
और वहाँ लिख देंगे, मान लीजिए जगह नहीं है तो एरो बना देंगे और लिख देंगे वहाँ पे नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है। आपने भोजपुरी में एक गाना सुना होगा कि लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, तो डीजे बजाना है बाद में जब टॉपर बन जाएंगे तब, पहले लंदन से लेकर आइए। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और लंदन ही सबसे बड़ा नगर है। तो लंदन कहाँ पे है? जैसे यहाँ पे देख पाएंगे नॉर्वे था, तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक, ऐसे मानचित्र में छोटा सा दिखाई देगा, यही जो है आपका क्या है, लंदन है। तो यहाँ पे आप इसमें जो है, यहाँ जो बड़ा वाला पार्ट है वहाँ पे ऐसे गोला करके यहाँ पे लिख दीजिए लंदन, ठीक है, ऐसे लंदन लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा। अगला यहाँ पे जापान की एक समुद्री पत्तन बताना है आपको। तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। तो टोक्यो कहाँ पे है? जापान की राजधानी टोक्यो। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये साइड में, इस साइड में, यहाँ पे देखिए इधर जो लंदन है, ठीक है, और इधर जो है जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आप यहाँ पे जो है बीचों बीच यहीं पे गोला कर देंगे, ठीक है, गोला करके यहीं पे भर देंगे टोक्यो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए बड़ा लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है, आप यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे, ठीक है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है, यही आप भर दीजिए, जकार्ता हो जाएगा, ठीक है। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया देख पाएंगे तो भारत के जस्ट नीचे जो है, ये भारत है, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो देश है यही आपका है इंडोनेशिया। तो आपको यहाँ पे जकार्ता ऐसे भर देना है, ठीक है, जकार्ता भर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मानचित्र आप भरेंगे, यहाँ से एक पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% सही तरीके से आप भर पाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।